हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू नटराज आईएएस पीसीएस। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर में। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईएससी बेंगलोर के साथ। किसके साथ किया है? आईआईएससी बेंगलोर के साथ ही समझौता किया है। तो इसमें क्या है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी आईसीडी की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? आईसीडी की स्थापना की है। और इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी जो कि बेंगलोर में है, इसके साथ 10 वर्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और बांध सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए आईसीईडी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और अनुसंधान करेगा यानी रिसर्च करेगा, शैक्षणिक पाठ्यक्रम पेश करेगा। मंत्रालय बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र को 118.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगा। और जो एमओए की अवधि है, ये 10 वर्ष या बाद के पुनर्वास यानी इसका जो पुनर्निर्माण होगा, इसकी रखरखाव होगा, उसके सुधार परियोजनाओं के लिए चरण 1, चरण 2 और 3 योजना को पूरा होने तक भी ये पहल रहेगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें भी एक डाटा प्रस्तुत किया गया है कि हमारे जो लगभग भारत में आजादी के बाद से लगभग 1000 जो बांध हैं, ये 50 वर्ष से पुराने हो चुके हैं। 50 वर्ष से पुराने हो चुके हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस गर्व की बात है कि पुराने हो चुके हैं। तो हमारे बांध 1000 जो हैं, बल्कि जब जो बिल्डिंगें बनती हैं या बांध बनाए जाते हैं, वो एक समय पर कमजोर होते हैं। जैसे बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, ऐसे बांध भी कमजोर हो जाते हैं। और जब बांध कमजोर हो जाएंगे तो उन्हें टूटने का खतरा अधिक रहता है और जब वो टूटेंगे तो वो अपने साथ जान माल की बहुत ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जो उनके आसपास के एरिया हो गए, वहां पर वो बाढ़ भी आएगा, बाढ़ से लोग विस्थापित होंगे, तो इससे पलायन बढ़ेगा। तो इसलिए ये समझौता किया गया है कि इसका रखरखाव, जो पुराने हमारे बांध हैं उनका रखरखाव कैसे किया जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, बांधों के निर्माण, जो बांधों के लिए ये अंतरराष्ट्रीय समझौता कर रहा है, तो ये आईआईएससी बेंगलोर के साथ मिलकर ये कर रहा है। तो इसमें और थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जैसे कि सबसे ज्यादा बांध कहां पर है, ये एक डेटा है। सबसे ज्यादा बांध जो है चाइना में है। चाइना में कितने बांध हैं? ये हैं 23,842 बांध है। कितने हैं? 23,842 बांध। और सेकंड नंबर पर है यूएसए। यूएसए में कितने बांध है साथियों? ये हैं 9,261 बांध। और तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया। इंडिया में कितने बांध हैं? इंडिया में बांध हैं 5,254, जो कि इनमें से 1000 बांध 50 वर्ष से पुराने हो चुके हैं। तो आजकल ये एक हथियार की तरफ भी यूज किया जा रहा है, जो बांध है, क्योंकि अभी चाइना को देखेंगे तो और जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, वो चाइना से होकर, तिब्बत से होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो वहां पर ये बड़े बड़े बांध बना रहा है, क्योंकि जब भारत और चाइना में कभी क्लैश हुआ या युद्ध हुआ, तो ये बांध भी खोल सकता है, जिसके कारण हमारा लगभग आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बह सकता है। इस बांध से इतने बड़े बड़े बांध बना रहा है ये। तो इस प्रकार ये बांधों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, उसको ध्यान रखना कि बांध टूटने न पाए, क्योंकि ये जितने लाभदायक देते हैं उससे कहीं ज्यादा भी हानिकारक भी हो जाते हैं आगे चलकर। इसलिए इनका रखरखाव के लिए ये ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें जो है, ये जल शक्ति मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। किसके पास? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। ठीक है। और ये देखिए, ये जो डीआरआईपी देख रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। डीआरआईपी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
DRIP किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया गया था सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आप लोग याद रखिएगा CWC जिसे कहते हैं। और इसको सपोर्ट कौन करता है? इसको सपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। और डैम सेफ्टी एक्ट भी आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। डैम सेफ्टी एक्ट कब आया था? डैम सेफ्टी एक्ट ये 2021 में आया था। कब आया था? 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट आया था। और इसमें क्या हुआ? इसमें कई अथॉरिटी बनाई गई, कई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी, यानी बांधों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बनाया गया। और इसी प्रकार स्टेट में भी स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी ये भी बनाया गया। तो ये बांधों की सुरक्षा के लिए केवल सेंटर ही नहीं काम करेगा, ये सेंटर और स्टेट दोनों लोग मिलकर बराबर की काम करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। तो बताइएगा इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट वुमेन एक्सिलरेटेड प्रोग्रेस। तो इसकी थीम ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेटेड प्रोग्रेस, यानी महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करता है, यानी महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़ाता है। और 2024 में संयुक्त राष्ट्र विषय क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना, जो कि जो जेंडर गैप है उसकी आवश्यकता पर जोर देता है। जेंडर इक्वालिटी जो है उसको कम किया जाए और महिलाओं में उपलब्धियों का विश्वव्यापी उत्सव और महिलाओं के अधिकारों और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली आह्वान करना। जिसे हमारे देश में भी एक कानून लाया गया है, यानी संसद में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है 1/3, ये कब तक लागू होगा? 2027 तक। 2027 तक लागू है। तो ये भी महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए एक पहल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो बताइए साथियों, किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश AI सेंटर किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये किया है कर्नाटक के साथ। किसके साथ? कर्नाटक। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक AI केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी की है, जिसे 29 फरवरी को हस्ताक्षर किया गया और इसके माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। इस रणनीतिक गठबंधन का लक्ष्य कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और ये राज्य को वैश्विक डिजिटल टेक्नोलॉजी के परिदृश्य में एकीकृत करने के लिए एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में किया गया है AI केंद्र स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कामधेनु। देखिए, ऑपरेशन कामधेनु पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो जो पशु यानी कैटल स्मगलिंग है, तो इसके लिए किसने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर ने। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए, मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन
कामधेनु शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कामधेनु। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पशु तस्करी के मास्टरमाइंड को पकड़ना और उनकी गतिविधियों की जांच करना। और ऑपरेशन में एक सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण शामिल है, जैसे तस्करी में शामिल वाहनों की इंजन और चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण जैसे विवरणों का दस्तावेजीकरण करना होगा। ठीक है, तो जो भी पकड़े जाएंगे उनका ये दस्तावेजीकरण किया जाएगा। जैसे गाड़ी पकड़ी जाएगी, उसके इंजन, चेसिस नंबर और उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब कुछ होगा, तभी आगे उन पर कार्रवाई होगी, या और कहीं पे भी ऐसी गतिविधि हुई तो इन्हें ढूंढने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के लिए उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए साथियों, आरबीआई ने अभी किसके साथ स्थानीय मुद्राओं को यानी लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बैंक इंडोनेशिया के द्वारा, इंडोनेशिया के साथ, बैंक इंडोनेशिया के साथ ये समझौता किया है। देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया यानी बीआई ने भारतीय रुपए और इंडोनेशियाई रुपए यानी आईएनआर और आईडीआर का उपयोग करके सीमा पर लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बीआई के गवर्नर पेरीवारजियो ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य क्या होगा? व्यापार को बढ़ाना और वित्तीय एकीकरण को गहरा करना। ठीक है, और इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच जो आर्थिक संबंध है मजबूत भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य बना? 32वां सदस्य बना तो कौन बना? ये बना स्वीडन, यूरोपियन कंट्री स्वीडन के 32वां सदस्य बना। और 31वां भी हाल ही में कौन बना था? 31वां ये बना था फिनलैंड। कौन बना था? फिनलैंड बना था। देखिए, वो वाशिंगटन में अपनी परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का 2024 का ये 32वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और ये कारण क्या था? रूस और यूक्रेन के युद्ध का कारण ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और स्वीडन कहां पर है? ये देखिए, स्वीडन इधर है, ये स्वीडन है, स्वीडन है। और फिनलैंड जस्ट इसके सटा हुआ है, जो कि रसिया के साथ बॉर्डर भी साझा करता है, लेकिन स्वीडन साझा नहीं करता है। और ये रहा बाल्टिक सी, और ये रहा स्वीडन, और ये रहा फिनलैंड। ठीक है, और इधर नॉर्वे है। बाल्टिक कंट्री तीनों में आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डिफेंडर्स 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो बताइए, सी डिफेंडर्स 2024 एक ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, तो किसके किसके बीच? ये इंडिया और यूएस के बीच है, इंडिया और यूएस के बीच। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास के सी डिफेंडर 2024 के लिए अमेरिकी तटरक्षक बर्थोल्फ जहाज पोर्ट ब्लेयर पहुंचा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर ये जो अभ्यास है ये किया गया। ये 2 दिवसीय अभ्यास था, जो समुद्री डकैती, नक्सली ड्रोन हमलों और खोज एवं बचाव अभियान, अग्निशमन, प्रदूषण प्रक्रिया और नशीली दवाओं के खिलाफ अभ्यास पर केंद्रित है। इतना विषय इसका है, इस पर ये युद्धाभ्यास किया गया। और यह है अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए यह अभ्यास भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों के बीच साझेदारी की एक रेखांकित करता है। इसमें चिकित्सा, निकासी जैसी आपात स्थितियों के लिए भी, यानी जहां पर लोग फंसे रहते हैं उन्हें निकालने के लिए, ये स्थिति के लिए तत्परता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो बताइए, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम ये चलाया गया, ये किस मंत्रालय के द्वारा एक चलाया गया पहल है? तो ये चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बीच यह सहयोगात्मक प्रयास ने 22 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालय स्कूलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। इसमें मृदा प्रयोगशाला स्थापित करना और अध्ययन मॉड्यूल विकसित करना और छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। यह कार्यक्रम अब 1000 स्कूलों तक विस्तारित हो गया है। छात्रों को मिट्टी के नमूने एकत्र करने और स्कूल प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण करने और उत्पन्न मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को शिक्षित करना, यानी किसानों को बताना कि आपकी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, आप उनको उपयोग करना सिखाना, बताना कि उनके मृदा का स्वास्थ्य कैसा अच्छा बनाया जा सकता है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसलिए शुरू किया गया, जब ये सफल प्रोजेक्ट के रूप में उभरेगा तो ये पूरे देश में शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखी गई डोलुटेग्रेवियर एक है, तो बताइए ये डोलुटेग्रेवियर क्या है। इसको ध्यान रखिएगा, डोलुटेग्रेवियर ये क्या है, एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यानी दवा है ये। तो किस चीज की दवा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट में HIV रोगियों के बीच एंटी रेट्रोवायरल दवा जिसका क्या नाम है, डोल्टेग्रेवियर, इसे DTG भी कहते हैं, DTG के प्रति प्रतिरोध बढ़ा रहा है, यानी प्रतिरोध क्षमता ये बढ़ाएगा। डोल्टेग्रेवियर एक एंटी वायरल दवा है जिसका उपयोग HIV संक्रमण के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। और ये वायरस यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का एक कारण बन सकता है। और यह जो है डोल्टेग्रेवियर HIV एंटीग्रेज इनहिबिटर नामक दवाओं के साथ एक वर्ग में है, इसे रखा गया श्रेणी में। और यह आपके रक्त में HIV की मात्रा को कम करके और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए, ये आर्टिकल 131 इसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी माना जाता है। आर्टिकल 131 क्या, इसके बारे में क्या देख लेते हैं। दो कथन दिए गए हैं, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच उत्पन्न होने वाले जो कानूनी मुद्दों पर विशेष और मूल क्षेत्राधिकार है। और क्या है, मूल क्षेत्राधिकार किसी भी संधि समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों तक भी विस्तारित है, जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में आए थे। तो इनमें से हमें क्या दिया गया है कि गलत कथन का चयन करें। इनमें से दोनों कथनों में से कौन गलत है, दोनों गलत हैं, या पहला गलत है या दूसरा। तो क्या है इसमें, तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर विशेष और मूल क्षेत्राधिकार है क्या, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन ये जो दूसरा कथन दिया गया है कि क्षेत्राधिकार किसी भी संधि समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों भी विस्तारित है, ये संविधान प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है, अनुच्छेद 131 के अनुसार राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये विशेष और मूल क्षेत्राधिकार हैं। याद रखिएगा, विशेष और मूल क्षेत्राधिकार हैं। और इस मूल क्षेत्राधिकार किसी विवाद को पहली बार में सुनने और निर्धारित करने की अदालत, इसे कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद या किसी अन्य समान साधन से उत्पन्न होने वाली विवादों तक विस्तारित नहीं होता है, जो संविधान के प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आया था। संसद किसी, देखिए यहां से याद रखिएगा, संसद किसी अंतरराज्यीय नदी के पानी के उपयोग या वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार
को बाहर कर सकता है। तो ये संसद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बाहर भी कर सकता है जब किसी दो राज्यों के बीच नदी के पानी के उपयोग के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संबंधित विवाद हो। जैसे चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त उधार के लिए राज्य को सहमति देने की पूर्व शर्त के रूप में केरल सरकार द्वारा दायरा मुकदमे को वापस लेने पर जोर देने के लिए केंद्र को अस्वीकार कर दिया था, तो इसलिए चर्चा में आया था। तो मित्रों, हमारे लास्ट क्वेश्चन था, तो बताइएगा आप लोगों को कि आज का सेशन कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।